नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो ये होती है 85 डेसिबल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे डिटेल में जान लीजिए। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है, अतः इसका जो सटीक मापन है वह संभव है। इसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? जो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। जो इसका जो सामान्य प्रयोग होता है वह मात्रक बेल में होता है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। तो इतना आप याद रखिए कि बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ध्वनि के स्रोत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो साधारण बातचीत का जो स्रोत होता है उसमें जो तीव्रता का डेसिबल होता है वो होता है 30 से 40। अगर हम जोर से बात करते हैं तो वो होता है 50 से 60 डेसिबल। और विद्युत मोटर का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है? 110 डेसिबल के आसपास। सायरन का जो डेसिबल होता है 110 से 120 के आसपास होता है। और जेट विमानों का जो डेसिबल में तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 140 से 150 के आसपास। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित जो ध्वनि का स्तर होता है वो कितना होता है? 45 डेसिबल। तथा मनुष्यों के लिए जो शोर की सह सीमा होती है वो कितनी होती है? 85 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो रेशम कीट होते हैं वह शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चौलाई। इसे डिटेल में जान लीजिए। चौलाई की पत्तियों में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। केला में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एनीमिया रोग में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य अनाज की फसल है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। जो भारत में मुख्य अनाज की फसल है वो है चावल। आपको बता दें कि भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां पर कुल उत्पाद का 20% चावल पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इनमें से कौन हार्मोन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। इसे डिटेल में जान लीजिए। इंसुलिन हार्मोन है। अग्न्याशय ग्रंथि में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है,
रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पाया जा सकता है। तो क्या पाया जा सकता है? चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया में चट्टानों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा। अगर वायुमंडल में प्रदूषण है तो वह वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को, जिसमें धूल, धुआं एवं अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, उनको वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। थोड़ा इसी डिटेल में जान लीजिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में, कब? मार्च 1986 में पारित हुआ था, जो कि 19 नवंबर 1986 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था। और यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद ही अस्तित्व में लाया गया था। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? तो ये की गई है लखनऊ में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से ऐसे प्रसिद्ध भारतीय हैं जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बता दें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी लिखित 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। यह गुरुदेव की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं घरे बायरे, गोय, रविंद्र संगीत, नौका डूबी इत्यादि। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, डुरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल के साथ। फुटबॉल के साथ डुरंड ट्रॉफी का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी ने। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च आरंभ किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच यानी कि प्रचालन किया था। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने अप्रैल 1930 में तिरुनेचगोंड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक कानून तोड़ने हेतु यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। क्या कहते हैं? जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी होती है
उसे बांगर कहा जाता है। आपको बता दें, बांगर वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजगोपालचारी। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको बता दें कि 62वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में है। यही बात की जाए 71वें संविधान संशोधन की, तो यह 1992 में लाया गया था। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। यही बात की जाए 73वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीब में सबसे गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यह डायनेमो का कार्य है। और मोटर का कार्य क्या होता है? मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, यह रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है यह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर कुरियन बर्गिस। इनको बर्गिस कुरियन भी कहा जाता है। तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।